अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। और ये जो 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 13वें जैसा ही है, 13 जैसा ही ऑलमोस्ट। इसमें मामूली सा डिफरेंस ये है कि उसमें तो 3 डिजिट का नाम ले लिया था, 3 अंकों की संख्या का नाम ले लिया था। इसने 10 और 250 के बीच में पूछी है, 10 and 250। तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, उसमें 7 के गुणज पूछे थे। एक ही बात है, 7 के डिविजिबल मल्टीपल एक ही बात है कि कितने गुणज है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। ठीक है, 2 क्वेश्चन दोनों लिख दिए मैंने, पहले बारी बारी अपन करेंगे एक। पहले ये समझो कि इसने जो इसमें 14 की बात की है ना, उसकी बात करते हैं अपन। 14 के अंदर सबसे पहले इसने की 10 और इधर लेते हैं अपन 250। इन दोनों के बीच में वो नंबर जो 4 के डिविजिबल हो, मतलब 4 से डिवाइड कर जाए पूरे पूरे। ठीक है, तो सीधी सी बात है 10 में तो जाता नहीं है, तो यहाँ जाएगा इनसे, मतलब इनकी हमेशा करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, चाहे वो 13 हो चाहे 14 हो, उससे अपन को एक एपी तैयार करनी है। ठीक है, तो इन दोनों से अपन जब एपी तैयार करेंगे तो 10 में जाता नहीं है, फिर 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है। बस अब एक का पता चल गया तो आगे तो कोई सोचना ही नहीं है, 16, 20 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। 250 में जाता नहीं है, 4 का डिवाइड करके देख लो तो रिमाइंडर निकल के आएंगे 2, जो मैंने आपको 13 में सिखाया था भाई। जैसे आप जैसे 250 के अंदर डिवाइड करोगे, 250 में 2 का डिवाइड दोगे ना ऐसे, तो जाएगा 1 बार। ठीक है, फिर उतारा आपने 5, फिर गया 2 बार, फिर बच गया 1 0, फिर गया 2 5 सॉरी हाँ बच गया 1। अब आपने यहाँ क्या है 250 ना, हाँ तो 4 किससे करना है, सिर्फ 2 से नहीं करना, तो 4 6 24 बच गया 1। ठीक है, 1 बच के उतारा 0, तो 4 2 8, 4 2 8, रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो रिमाइंडर से ही तो खेलना है जो मैंने आपको 13 में सिखाया था। 2 रिमाइंडर इसमें कम कर दो 250 में, इसका मतलब वो 248 तक चलेगी। बस ये मामला है, मतलब जो रिमाइंडर बचता है वो मेन मुख्य संख्या में से माइनस कर दो, जो पीछे बचेगी वो हो जाएगी। तो ये हो गया 240। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म प्रथम पद को अपन ए से डिनोट करते हैं 12। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का मतलब सर्व अंतर, दोनों मीडियम से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। डी, उसका फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो डी का फॉर्मूला 16 माइनस 12, A2 माइनस A1 हो गया, तो डी आ गया 4, ए आ गया 12। एपी कहाँ तक चलेगी 248 तक फिक्स है, तो वो हो जाएगा लास्ट टर्म, गारंटी है, क्योंकि इसके बाद में बात तो एपी चल ही नहीं सकती, इसकी कंडीशन 250 तक है, तो एन हो जाएगा 248। 3 चीज़ें आ गई। पूछा क्या, कितने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है उसने। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या जिसको अपन एन से डिनोट करते हैं वो निकालना। और जब भी एन पूछेगा तो ए एन का सूत्र फॉर्मूला लगाना है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन हमारे पास में है 248, 248, ए की जगह अपन रख लेंगे 12, एन का पता नहीं, और डी भी 4। 248, 12 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, और इधर बच गया एन माइनस 1 और 4 का 4। तो यहाँ 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, 236 और n माइनस 1 4 का 4। 236 4 मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा अपोन में, और n माइनस 1 इससे कट जाएगा। 4 5 20, ठीक है, और बच गया 3, और फिर 4 9 36, 4 9 36 और n माइनस 1, तो 59 1 इधर आ जाएगा बराबर n, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 60। बस यही आंसर उसने पूछा था कितने, तो 60 गुणज 4 के, इन दोनों के बीच में 4 के 60 गुणज होंगे, जो मतलब इन दोनों के बीच में होंगे, तो 60 आपके आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। बहुत इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 4 का भाग दे दिया, 4 पंजे 20, बच गया 3, 4 9 36, इधर जाके 1 हो गया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, मार्कर चेंज कर लो मैं। 15 में एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, 2 समांतर श्रेणी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2 समांतर श्रेणी दे रखी है, 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर हों दोनों के, यानी कि फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP 63 64 67 एंड 3 10 17 इक्वल। दोनों एपीओ को बराबर चलाना है, ये ध्यान रखना। उसने पहले कह दिया कि कौन से n के किस मान के लिए, n तो पूछ रहा है, मतलब ऐसी कैसी 2 एपी साथ चल रही है, तो ऐसी कौन सा पद ऐसा आ जाएगा जब दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे, ये कह रहा है वो भाई। जैसे एक एपी इधर चल रही है, एक एपी इधर चल रही है, और चलती गई, ऐसी कौन सी वैल्यू आई जहाँ पर जाके दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, ऐसा है। तो इसका मतलब ये है कि पहली एपी क्या है,
पहली एपी है, ऐसा लिख लेते हैं चलो, पहली एपी यानी कि फर्स्ट एपी बराबर दूसरी एपी यानी कि सेकंड एपी। पहली एपी है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। दूसरी एपी है 3, 10, 17 डॉट। इस तरीके से दोनों एपी चल रही है। अब एक ऐसी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर 67 है, ये आगे जाएगी तो और कम हो जाएगी 65, जैसे 3, 5, 7, 69, ऐसे ये 3, 10, 17, ये तो बढ़ रही है 7, 7, ये बढ़ रही है 2, 2। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो 2, 2 कदम चल रही है, वो 7, 7 कदम चल रही है। ऐसी कोई स्टेप आएगी आते आते जब दोनों की वैल्यू सेम आके रुक जाएगी। जैसे इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी नेक्स्ट वैल्यू होगी 69। भाई 63 में 2 जोड़े, 65 में 2 जोड़े, 67, 67 में 69, 69, उसके बाद में 71। लेकिन ये 7, 7 चल रहा है, 3 में 7, 10, 17, 17 में 7 जोड़ोगे तो 24। ऐसे ही करते करते एक वैल्यू ऐसी आएगी। लेकिन वो ही आपसे पूछना चाह रहा है कि वो कितने नंबर पे आएगी, मतलब कितने कदम चलने से आएगी। अब समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए तो इन दोनों एपी को अपन ऐसे ही बराबर चला लेंगे। जैसे यहाँ इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, ठीक है, जिसको अपन ए से दिखा लेंगे, वो तो 63। इसके लिए प्रथम पद क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, इसके लिए हो जाएगा 3, ठीक। इसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि जिसको अपन डी से दिखाते हैं, सार्व अंतर, वो हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी कि 65 माइनस 63, तो 2 हो जाएगा। ए तो हो गया 63, ये हो गया 2। इसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्व अंतर d, इसके लिए हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी कि 10 माइनस 3 यानी कि 7। दोनों के लिए वैल्यू डिफरेंट है लेकिन चलेगी साथ साथ में, ठीक है। अब n तो कुछ पूछा नहीं, n ही तो चाहिए, तो ठीक है दोनों एपी चला लेंगे अपन। an वाला सूत्र लगा देंगे, an वाला है ना, a प्लस n माइनस 1d, और इधर भी a प्लस n माइनस 1d। दोनों को n सोल्व कर लेंगे, क्योंकि जब भी कुछ ही पूछो, मैंने आपको कहा इसने पूछा क्या, n ने तो पूछा, इसमें भी n पूछा, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ n में किस n, तो यहाँ भी n ही पूछा है और इसके लिए भी n ही पूछा है, की बात है, वो दोनों में साथ चलेगी तो पूछ n ही रहा है। तो अब n पूछे तो n पूछने के टाइम an वाला सूत्र लगाना है, तो an वाला सूत्र फॉर्मूला लगा देंगे अपन। एक की जगह रख दिया 63, n का पता नहीं, d 2 है, एक की जगह रख दिया 3, इधर ये वाली एपी चलेगी, ठीक है, n का पता नहीं, d है 7, ठीक है, 63। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n माइनस 2, क्योंकि उधर तो भेज नहीं सकते, पहले खोलेंगे ब्रैकेट, ये 3, ये हो जाएगा 7n माइनस 7। हालांकि भेज सकते थे लेकिन पहले इसकी वैल्यू तो ये सोल्व ही होगी, उधर नहीं जाएगी, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, वो अलग एपी है, अलग एपी है। 63 में से 2 हो गया तो 61 प्लस 2n हो गया, और यहाँ हो गया 7n माइनस 4, क्योंकि 3 साथ में चले गए लेकिन बड़ी वैल्यू साथ की है, वो अब हो जाएंगे ये कैसे कि 61 अपनी जगह, 4 को आप इधर ला सकते हो, नंबर एक तरफ, n एक तरफ, 2n जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब नंबर एक तरफ हो गए, n की वैल्यू एक तरफ हो गई। तो ये हो गया 66 और ये आपके हो गया 5n, ठीक है, तो क्योंकि 61 और 5, ठीक है। और अब अपन जो किसको भेजा था, 5 नहीं सॉरी 4 है ना भाई, वो 5 कहाँ से आ गए, 4 जब इधर आके, तो ये हो गया 65, तो 65 में 5 चला जाएगा भाई, डिवाइड में आ जाएगा 5, तो ये कट गया, n की वैल्यू आ जाएगी 13। इसका मतलब ये 13 पद जब चलेंगे, 13 पद ये चलेगा, 13 पद ये वाली एपी चलेगी, दोनों 13 टर्म तक चलेंगे तो एक वैल्यू ऐसी आ जाएगी जब दोनों बराबर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन करना क्या, दोनों को साथ साथ तो जरूर चला लेना, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, वो जरूर आपको ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो इसने पूछा कि n के किस मान के लिए, तो आप लिख सकते हो n के 13 मान के लिए, ठीक है, वो दोनों जो एपियाँ हैं जाके बराबर हो जाएगी, मतलब n इक्वल टू 13। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16।
ये है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसमें एक बात इजीली समझ में आ रही है, इसका तीसरा पद 16 है, ठीक है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे अपन, पूरी बात को समझते हुए चलना। थर्ड टर्म कितना है, मतलब तीसरा पद, जिसको अपन A3 भी बोल सकते हैं, वो है 16, ठीक है। इसका मतलब अपन इसको A+2D भी कह सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई अपने, ठीक, क्योंकि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में सारी बातें बता रही कि A3 को A+2D कहते हैं, फॉर्मूला इसका। एक बात तो समझ में आ गई। दूसरी जो इसका सातवां पद है, ठीक है, देखो ये रहा, द सेवंथ टर्म एक्सिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12, ठीक। यानी कि इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक। ये लाइन आपको एग्जाम में भी लिख के आना है, ठीक है, लिख दिया। अब जो इसने कहा उस अकॉर्डिंग अपन कर लेंगे। इसने कहा सातवां पद, ये लो साहब A7, इसके पांचवें पद से 12 ज़्यादा है, ये पहले से ही 12 ज़्यादा है। सॉल्यूशन में हमेशा बराबर चाहिए, तो इसमें 12 जोड़ेंगे तब जाके दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये छोटा है, ये इससे 12 कम है। समझ में आ गई? ये तो मेरा तरीका, अगर आपने समझ लिया ना, ज़िंदगी में कभी ऐसे प्लस में कौन ज़्यादा कौन कम वाले जोड़ते कम करते हैं, इसमें कभी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि हमेशा सॉल्यूशन करते टाइम इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल जब कब करेंगे, जो छोटा है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जो कम है उसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, बस। अब क्या हो जाएगा, A7 A5 को भी इधर ले आओ ताकि नंबर एक तरफ और इस तरह की वैल्यू एक तरफ हो जाएगी। A7 को कह सकते हैं A+6D, A5 को कह सकते हैं A+4D। ब्रैकेट लगाना ना भूलें, वरना पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है लेकिन इस पूरे पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो A+6D, ये बाहर माइनस है तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो A भी माइनस का, 4D भी माइनस का, ठीक है। A से A कट गया, 6D में से 4D तो 2D बच गया, 12 आ गया, तो 2D बराबर 12 आ गया, तो D की वैल्यू 12/2, यानी कि D की वैल्यू आ गई 6, D की वैल्यू 6 आ गई। उसने पूछा क्या था, उसने पूछा डिटरमाइन द AP, एक AP बनाओ, ठीक है, मतलब एक AP ज्ञात कीजिए। AP के लिए क्या करना पड़ता है, कम से कम 3-4 पद निकालने पड़ेंगे, 3-4 टर्म निकालने पड़ेंगे, मतलब A1 भी चाहिए, A2 भी चाहिए, A3 भी चाहिए, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में A तो D तो आ गया लेकिन A नहीं है, तो इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, द वैल्यू ऑफ D पुट्स इन इक्वेशन 1, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा D की वैल्यू, तो A+2, D की जगह रख दिया अपन ने 6 बराबर में 16, ठीक। A+12 बराबर में 16, तो A की वैल्यू 16 - 12, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। A की वैल्यू भी आ चुकी, A और D आ चुका। अब हमें क्या चाहिए, A आ गया, D आ गया, क्या अपन इसे AP बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। चलो फिर AP बनाते हैं। कम से कम AP जब भी आपसे पूछे ना कि AP बनाओ या AP याद करो, तो कम से कम 3 या 4 पद निकाल लेना, 4 या 3 टर्म निकालना है। तो ये तो आ गया, चलो A तो A1 है, A1 तो आ चुका, A का आंसर तो ये आ गया। अब हमें सेकेंड आंसर चाहिए A2, और A2 का फॉर्मूला होता है A+D, तो A2 बराबर, A तो है 4 और D है 6, तो A2 हो गया 10। चलो A का आंसर तो ये रहा, ठीक, A का आंसर ये रहा, तो A1 आ चुका, A2 आ चुका। 2 और निकाल लेते हैं। A3 का फॉर्मूला A+2D, A कितना 4, 2, D कितना 6, 4 + 12, 4 और 12 कितना हो गया 16, तो A3 कितना हो गया आपके 16। तीसरा पद भी आ गया 16। एक निकाल लेते हैं, A4 और निकाल लेते हैं, वैसे तो 3 ही बहुत है लेकिन एक और निकालो, A+3D, A कितना 4, 3 × 6, तो A4 कितना हो जाएगा
4 + 18, A4 हो जाएगा 22। देयरफॉर AP, अतः AP क्या बन गई? पहला पद यानी कि A1 4, दूसरा पद A2 10, तीसरा 16, चौथा पद क्या आ गया? 22 22। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी AP बन गई। तो बहुत आसान है, मतलब हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ डिफरेंट पूछने की कोशिश उसने की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, और 17 बहुत बढ़िया क्वेश्चन और 18 दोनों लिख दिए मैंने, एक्स में बड़ा क्वेश्चन है। ये करेंगे फाइंड द 20th टर्म। ये डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। एक ही क्वेश्चन है ऐसा आपकी पूरी एक्सरसाइज में जिसने पीछे से टर्म पूछा है, लेकिन फिर बता दूं आपको इसके शॉर्ट सोल्यूशन मिलेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे सोल्यूशन। वो मैं भी करा सकता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, अपन को करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू अपना कोर्स NCERT, लेकिन समझा सारा दूंगा सब सिस्टम। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP, वो है 3 8 13 253 तक, 253 तक, 3 8 13 253 में अंतिम पद से मतलब पीछे से 20वां पद ज्ञात करो। पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, मेरी बात समझनी है। इस क्वेश्चन में ये पूछा, जैसे आप अपन जब स्कूल जाते हो, आप जाते हो, हम पहले जाते थे अपन, तो जब प्रेयर होती है अपने स्कूल में तो लाइन में लगते हैं। ठीक है, लाइन में अपन लग के प्रेयर करते हैं। तो अब अगर आपको मैं पूछूं कि बताओ, इस लंबी लाइन है और मैं कह दिया कि पीछे से बताओ 20वां स्टूडेंट कौन है ना, तो उसके लिए पीछे से 20वां अगर आप गए तो या तो आप पीछे से जाके गिनने लग जाओगे, या फिर आप ये भी एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस पूरी लाइन में स्टूडेंट कितने हैं। अगर ये पता चल जाए तो फिर अपन इसको आगे से भी काउंट कर सकते हैं या फिर पीछे से भी काउंट कर सकते हैं। बात एक ही है। वही चीज़ ये है कि 3 8 13 लास्ट टर्म 253 है, तो इस 253 की इधर से यहाँ से उधर की तरफ, आगे की तरफ 20वां टर्म कौन सा होगा वो बताना है। लेकिन सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि 1 2 3 इस तरीके से 253 तक पहुँचने में कितने स्टेप चलना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। सबसे n की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले अपना ये काम है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें सोल्यूशन, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें टोटल पद कितने हैं, कुल पद कितने हैं। पूरी बात को समझना, फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। पहले अपन बात कर लिखेंगे फर्स्ट टर्म, मतलब कि प्रथम पद, जिसको अपन A से दिखाते हैं, और वो है 3। ठीक, फिर बात आती है कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्व अंतर, जिसको अपन दिखाते हैं D से, और वो हो जाएगा A2 - A1, यानी कि 8 - 3, तो D क्या हो जाएगा? D हो जाएगा 5। ठीक, ये हो जाएगा 3। और लास्ट टर्म मतलब कि अंतिम पद, जिसको अपन AN से डिनोट करते हैं, वो हैं 253, 253। तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। अब इससे इजी है कि अपन n फाइंड कर लेंगे। n निकालना है भाई, n ही तो निकालना है, और n जब भी निकालना हो तो an का फॉर्मूला a + n - 1 और d। an की जगह 253, a की जगह 3 + n का पता नहीं, और d 5। 253 3 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, और n - 1 5 का 5, ये हो जाएगा 250, और ये n - 1 और 5 का 5। 255 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा इधर, n - 1 इससे ही कट गया 50, और n - 1, तो 50 में 1 ऐड कर देंगे इधर आके, तो n हो जाएगा 51। इसका मतलब जो टोटल टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कुल पदों की संख्या, कुल पदों की जो संख्या हुई वो हो गई 51। ये n की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये निकालना बहुत ज़रूरी था। इस AP में टोटल टर्म कितने हैं, तो वो अपन को पता चल गया कि 51 है। ठीक है, अब उसने पूछा पीछे से 20वां पद, पीछे से 20वां पद। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। पीछे से या क्या जो लिखा हुआ अंतिम से, अंतिम पद से 20वां। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। अंतिम से 20वां पद, ठीक है।
यानी कि फ्रॉम द लास्ट ऑफ द 20th टर्म, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला देखो बराबर, पीछे से अंतिम से जब भी कोई क्वेश्चन पूछे उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कुल पदों की संख्या माइनस, ध्यान रखना, आस्किंग टर्म प्लस 1 माइनस पूछा या पूछे गए पदों की संख्या या पूछे गए पद, मान लो एक ही बात है, प्लस 1, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ये फॉर्मूला होता है। मतलब कुल पद कितने 51 माइनस आस्किंग टर्म कितना 20 प्लस 1, तो पीछे कितने बच गए, 51 में से 20 चले गए तो बच गए 31 में एक वापस जुड़ जाएगा, मतलब 32। ये 32वां पद हमारा आंसर है। बहुत बड़ी चीज़ सीख गए कि एक लाइन थी जिसमें 51 जने खड़े थे और 51 मतलब पीछे से जब हमने काउंट किया तो 32वें नंबर का कोई होगा जो हमारा आंसर होगा। मतलब 32वां टर्म हमें निकालना है, मतलब हमें A32 निकालना है और A32 का A + 31D आंसर होता है, मतलब फॉर्मूला होता है। तो A32 बराबर A की जगह 3 प्लस 31 और D की जगह रखेंगे 5, 3 प्लस ये हो गया 5 और 5 3 15, 158। मतलब कि जो पीछे से 20वां पद है, ध्यान रखना पूरी बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पीछे से 20वां पद है वो पीछे से जो 20वां पद है ना अंतिम से, वो आगे से 32वां पद है। एक ही बात है, चाहे मैं लास्ट से 20 टर्म बोलूँ चाहे आगे से 32वां टर्म बोलूँ, बात एक ही, क्योंकि इसका ये फॉर्मूला होता है जो हमने लगा के पता कर लिया। तो इस वजह से उसने क्या पूछा था, तो लिख देना आता है अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद बराबर 158। Therefore from the last 20th टर्म हो जाएगा 158 आपका आंसर, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट नहीं करना, 3 नंबर में कम से कम 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए इतना पूरा सोल्यूशन आपको करके आना है। यह था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बिल्कुल डिफरेंट, मतलब हर क्वेश्चन आपको कुछ नया जरूर सिखा के जा रहे हैं। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। साथ के साथ चलते हैं, जो इसने कहा है वैसे वैसे, ठीक है। इसने कहा चौथा पद यानी कि चौथा पद प्लस 4th टर्म और कौन सा 8वां टर्म, 8वां पद, ठीक है। दोनों का सम देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द 4th and 8th टर्म इज एन, ठीक है। तो यानी कि 4th टर्म प्लस 8th टर्म, दोनों टर्म प्लस करवा रहा है वो, और वो है 24। दोनों का सम कितना है 24, यानी कि A4 प्लस A8 बराबर 24। कहने का मतलब ये है भाई, 4th को A4 कह सकते हैं, 8 को A8 कह सकते हैं। इसका मतलब A4 को अपन A + 3D कह सकते हैं और A8 को अपन A + 7D, मतलब जितना है उसे एक कम D। कितना आसान तरीका बता रखा है, 24, 1A और 1A 2A, 3D और 7D 10D बराबर 24। या तो ये रख लो या फिर 2 कॉमन ले लो, इसके अंदर 2 कॉमन लिया तो A + 5D बराबर 24, तो A + 5D बराबर 24/2, तो A + 5D बराबर 12। थोड़ी हल्की AP बन जाएगी, मतलब फॉर्मूला बन जाएगा, सॉरी ईजी सा फॉर्मूला बन गया, A + 5D बराबर 12। सेकेंड बात उसने कही कि 24 एंड सम ऑफ द 6th and 10th टर्म, ठीक है। यानी कि छठा पद प्लस 10वां पद उनका सम है 44, ठीक है। यानी कि जो 6th टर्म है, 6th टर्म और ये हो जाएगा आपके 10th टर्म, 10वां
पद, ठीक है। 6 को अपन A6 कह सकते हैं, इसको अपन A10 कह सकते हैं, 44। A6 को अपन A+5D कह सकते हैं, इसको अपन A+9D कह सकते हैं, और 44 हिंदी में मैच कर लेना, हाँ 44 है। तो A और A हो जाएगा 2A, 5D और 9D हो गया 14D, और ये हो गया 44। यहाँ पर भी 2 कॉमन जा रहा था, क्यों ना हल्का कर लिया जाए थोड़ा सा ताकि इजी रहे सोल्यूशन। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया A+7D, सॉरी है ना, 2 कॉमन आ गया। तो A+7D बराबर में आ जाएगा 44/2। तो ये जो AP या फिर इक्वेशन जो बनेगी वो बन जाएगी A+7D बराबर 2 की टेबल से 22, इक्वेशन सेकेंड। अब वही सेम सिस्टम बन गया। इसने कहा कि AP के 3 पद निकालो, AP के प्रथम 3 पद, ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। इस 2 इक्वेशन से AP बनानी है और 3 टर्म निकालने हैं। 3 टर्म निकालने इसका मतलब हमें A भी चाहिए और D भी चाहिए, क्योंकि पहला पद A1, A2, A3, A1 चाहिए, A2 के लिए A+D चाहिए, मतलब A और D तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अपन A से A कट सकता है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी कि जो समीकरण 2 है, 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाते हैं, 2 ये रहा A+7D 22 और A+5D 12। घटाने का मतलब माइनस करने का मतलब साइन चेंज, जो प्लस का माइनस का हो जाएगा, ख़त्म। 7D में से 5D, 7D में से 5D, तो बच गया 2D। यहाँ बच गया 10 प्लस का, क्योंकि 22 बड़ी वैल्यू प्लस की है, और 10/2, तो D आ गया 5। D 5 आ गया, लेकिन हमें A भी चाहिए, तो D की वैल्यू 1 या 2 में कोई से में भी रख दो। तो द वैल्यू ऑफ D और 10 इक्वेशन फर्स्ट, D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे, तो ये रहा 1, A की जगह तो A, 5D की जगह 5 बराबर 12। चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। A के आंसर आना है, सेम ही आना है। तो A+5, 5 से 25 और 12, तो A 12, 25 चले जाएंगे माइनस में, तो A की वैल्यू आ जाएगी 5 में से 2 गया तो 3, माइनस का 13। A की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13 और D 5 है। उसने पूछा क्या, AP बनाओ, तो AP क्या बन जाएगी, क्योंकि ये जो A है, ध्यान रखना A ही A1 होता है, A का आंसर तो आ गया। अब चाहिए A2, A2 का फॉर्मूला A+D, A कितना -13 प्लस D कितना 5, तो A2 क्या आ गया, A2 आ गया -8, ठीक, A2 आ गया। अब एक और निकालना है, क्योंकि उसने 3 पूछे हैं, तो A+2D, A कितना -13 प्लस 2D कितना 5, D 5, ठीक है। A+D A+2D है, फॉर्मूला अलग है ना, तो माइनस का 13 और वो हो गया 10, तो A3 क्या आ गया, A3 आ गया माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। तो AP क्या बन गई, देयरफॉर AP, अतः AP बन गई -13, -8, -3 ... आंसर। अब मेरी बात को सुनना है। आपके अगर माइंड में डाउट हो कि क्या पता ये AP सही है गलत, तो आप बीच में कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, क्योंकि यहाँ आपके कॉमन डिफरेंस, आपके जो D की वैल्यू 5 आई थी ना, ये जो D की वैल्यू है वो ये आनी चाहिए, क्योंकि ये D की वैल्यू, D का मतलब कॉमन डिफरेंस ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि A2 माइनस और -13 चेक कर रहे हैं अपन, कॉमन डिफरेंस सेम है क्या AP के लिए, तो D की वैल्यू आ रही है -8 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो D की वैल्यू आ रही है 5, बिल्कुल सही है। यहाँ वाले 5 मतलब बीच का गैप, तभी तो पता चलता है कि AP सेम है, और ये वाली D की वैल्यू सेम है। ये मैंने सिर्फ चेक करने के लिए बताया है, ठीक है, चेक करने के लिए, बाकी आपको सोल्यूशन में करने की ज़रूरत नहीं है इसको। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर सही। इस तरीके से आप एग्जाम के अंदर क्या अपने आंसर भी चेक कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है, और करना चाहिए। क्या अब तो एग्जाम कोई अपन से मिस्टेक रह ही जाए जल्दबाजी में ना,
तो प्लस माइनस में रह जाती है, इसलिए चाहो तो साइड में रफ पेज में ऐसा चेक करके आ सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन, अपना 17 और 18 भी कंप्लीट।